Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are doing well. Students, this is our lecture number 8 of unit number 9, variations. Students, in this lecture we are going to continue exercise number 9.4 and inshallah this will be our last class of this chapter and we will complete this exercise and this chapter today inshallah. Okay students, here I am on question number 4. The question number 4 of this exercise says, if s is the distance travelled in the seconds by a body starting from rest and moving with a uniform acceleration a, it has found that s varies jointly sa and square of t. If the body travelled 9 meter in 3 seconds, moving with an acceleration of 2 meter per second square, find a when t is equal to 5 seconds and s is equal to 75. अब आप ज़रा इसको गौर से सुनिए कि इसमें कहा क्या जा रहा है. इफ़ एस इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल इन सेकेंड्स, यानी एस क्या है? एस वो डिस्टेंस है जो हमारे पास सेकेंड में ट्रैवल हुआ बाय अ बॉडी, किसी भी बॉडी के थ्रू, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए. यानी एक बॉडी थी हमारे पास, बॉडी क्या हुई? रेस्टिंग पोजिशन से, यानी रुकी हुई थी ये बॉडी, और ये क्या हुई? ये स्टार्ट हुई. तो पहले देखिए, जब भी बॉडी हमारे पास रुकती है तो हमारे पास वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0. और फिर ये क्या हुई? मूव करना स्टार्ट हुई विथ एक्सेलरेशन ए, किसी भी एक्सेलरेशन ए से. समझ आ रही है बात? अब उसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है, और क्या डिस्टेंस कोई भी ट्रैवल जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेशन ए के साथ करेगी तो टाइम तो लगेगा ही. तो जो टाइम यहाँ पे लग रहा है ना, वो हमारे पास टी लग रहा है, लेकिन टी को हम किस में पढ़ेंगे? सेकेंड्स में, यानी एस में. इट हैज़ फाउंड दैट एस वेरीज जॉइंटली एस ए, यानी हम लोगों के पास क्या कहा जा रहा है? एन स्क्वायर ऑफ टी. कि हमसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि जो एस था वो वेरीज कर रहा है. एस वेरीज करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है एक्सेलरेशन और स्क्वायर ऑफ टी के. यानी देखिए बेटा, हमारे पास जो डिस्टेंस वेरी कर रहा है, यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है किसके साथ? एक्सेलरेशन के साथ. एक्सेलरेशन बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, और स्क्वायर ऑफ टी के साथ, यानी टाइम हमारे पास और तेज़ी से बढ़ेगा, यानी उसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा. समझ आ रही है बात? जैसे देखिए, जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ रही है हमारे पास टाइम भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे डिस्टेंस भी हमारे पास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में. यही कैसे? अब देखिए, इफ़ द बॉडी ट्रैवल 9 मीटर इन 3 सेकेंड, अब की बार आपके पास यानी न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है. अगर बॉडी ट्रैवल करता है 9 मीटर का डिस्टेंस, इस बॉडी ने 9 मीटर का डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस ट्रैवल था एस था, वो 9 मीटर का डिस्टेंस इस बॉडी ने क्या कर लिया? ट्रैवल कर लिया. सही है. और कितने सेकंड में? अब की बार टी गिवन है 3 सेकेंड्स के अंदर. इज दैट क्लियर? तो कहा जा रहा है हमसे 3 सेकेंड्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और जबकि एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर की आ गई, यानी S9 A2 T के आ गया हमारे पास 3 सेकेंड. तो कहा जा रहा है फाइंड A, यानी A का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन when t is equal to 5 सेकेंड and s is equal to 75. अब कहा जा रहा है हमसे कि a उस वक्त मालूम कीजिए, यानी एक्सेलरेशन उस वक्त मालूम कीजिए जब टाइम आपके पास 5 सेकेंड का हो और डिस्टेंस ट्रैवल आपके पास 75 हो. ओके. अब आप ज़रा यहाँ पे रफ़ कॉलम में ज़रा एक बात देखिए. यहाँ पे मैं इसको रफ़ कॉलम ही ना कंसीडर करती हूँ. सबसे पहली कंडीशन हमारे पास गिवन थी कि वी आई हमारे पास क्या होगा, बल्कि देखिए रफ़ कॉलम नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. पहले तो मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी की हैं फिज़िक्स के अंदर. 3 इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी की हैं. सबसे पहली होती है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर. और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताइए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे ज़्यादा सुइटेबल है. देखिए, इस इक्वेशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी की बात हुई, डिस्टेंस ट्रैवल की बात हुई, एक्सेलरेशन की बात हुई और टाइम की बात हुई. तो देखिए कौन सी सबसे ज़्यादा फेवरेबल इक्वेशन होगी. मैं फर्स्ट यूज़ नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आई डोंट नो अबाउट द फाइनल वेलोसिटी. मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट यूज़ दिस इक्वेशन. ओके.
इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ नहीं की जा सकती, क्यों? क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज़ दिस वन ऑल्सो। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास लेफ्ट ओवर है? हम वी हैव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन टू यूज़, क्योंकि इस इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर वो सारी वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं जिनका जिक्र इस क्वेश्चन में हुआ है, यानी S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज़ की जाएगी। अब देखिए, अब आपके पास क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जगह इसको बेहतर होगा कि इसको हम नाम दें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब आप देखिए, कंडीशन में सबसे पहले तो आप उस चीज़ को लिख लिया कीजिए, अपने पास सर्किल बना लिया कीजिए जिसको फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट A, और किस कंडीशन में फाइंड आउट करना है? जब T क्या हो 5 सेकेंड हो और S क्या हो 75। डाटा बना देते हैं। गिवन क्या है? डिस्टेंस कितना गिवन है? 75। तो मैंने S यानी डिस्टेंस लिखा 75 मीटर। ओके, S टाइम नहीं होता, प्लीज़ रिमेंबर, S डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। S डिस्टेंस इज इक्वल टू 75 मीटर। VI क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि VI 0 क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले आपसे ये वर्ड यूज़ किया गया है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्टिंग पोजीशन पे VI क्या होती है? 0 होती है। तो हमारे पास VI क्या आ गया यहाँ पे? 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम यानी T हमारे पास क्या है? 5 सेकेंड का, क्योंकि देखिए कहा गया कि हमें एक्सेलरेशन उस वक्त मालूम करनी है जब टाइम क्या हो 5 सेकेंड। और इसके बाद हमें मालूम करना है एक्सेलरेशन यानी A। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर A को छोड़ के बाकी सारी प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं? वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक है, S क्या था? 75 इज इक्वल टू VI हो गया 0, टाइम हो गया 5 प्लस हाफ A एज इट इज़, T का स्क्वायर यानी ये 5। ओके, ये आ गया हमारे पास 5 का स्क्वायर। ओके, अब 5 का स्क्वायर 25 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय A एंड इट इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 5 0 0 इज इक्वल टू के बाद आ गया 75। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग लिख देते हैं। अब 25 को A से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 25 है, और प्लस इंटू ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 से। अब आप देखिए 75 है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? A की। ऑल ऑफ यू नो डैट कि हम यहाँ पे बोर्ड मैथ्स अप्लाई कर सकते हैं, तो बोर्ड मैथ्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? A की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। A न्यूमिनेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में है, डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ओके, 25 A से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो A की वैल्यू किस तरह से मालूम की जा सकती है? बाय सिंप्लीफाइंग द लेफ्ट हैंड साइड। और इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग पता है आपको अच्छे तरीके से शिफ्ट भी कर सकते हैं, यानी A को इधर कर दीजिए और इस पूरी वैल्यू को इस साइड कर दीजिए, यानी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। 75 × 2 बन जाएगा हमारे पास 150, एंड वी हैव टू डिवाइड 150 बाय 25। सो वाइल डिवाइडिंग इट वी विल गेट, अच्छा ये बात ये देखिए, मैंने यहाँ पे साथ साथ यूनिट्स भी लिखी हैं। 150 मीटर क्यों लिखा है मैंने 150 मीटर? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास डिस्टेंस की। ओके, और अपॉन ये मैंने लिखा है S का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस, ये टाइम है तो टाइम का स्क्वायर लगाया मैंने। ओके, टाइम के ऊपर मैंने स्क्वायर लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था? 5 के ऊपर स्क्वायर, इसीलिए सेकंड के ऊपर क्या आ गया मेरे पास? स्क्वायर। ओके, 150 को 25 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 6, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की क्या आ गई हमारे पास? यूनिट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई किस तरह से कर सकते हैं? दोबारा से इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अगर आप वेरिफिकेशन चाहते हैं तो वेरिफिकेशन करने का भी एक आसान सा तरीका होता है बेटा। आपको पता है डिस्टेंस क्या है? 75, आपने यहाँ 75 रख दिया। अब VIT हाफ और AT का स्क्वायर, इन सब की जगह पे वैल्यू पुट करें। VI 0 थी, T था 5 प्लस हाफ, A की जगह पे आ गया 6 जो आपने फाइंड आउट किया है 6, और उसके बाद आ गया आपके पास T का स्क्वायर यानी 25 का सॉरी 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए अगर 75 हमारा आंसर आ जाता है ना, तो इसका मतलब है हमने क्या किया है? बिल्कुल सही सॉल्व किया है। स्टार्ट क्लियर? तो देखिए आ गया 75 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, और ये आ गया हमारे पास 6, और उसके बाद आ गया 5 5 ज़ा 25। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और 25 3 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा? 75। तो देखिए 75 इज इक्वल टू 75, इसका मतलब क्या था? कि हमने A की वैल्यू बिल्कुल सही निकाली है। इज दैट क्लियर? तो इसी तरह से आप अपने सारे क्वेश्चंस को वैल्यूज़ दोबारा से सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि इधर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। Now students, here we have question number 5, and this question says that
two photographs of different sizes show exactly the same picture. दो फोटोग्राफ्स हैं, डिफरेंट साइजेस की हैं, लेकिन वो हमारे पास सेम तस्वीर को शो कर रही हैं. ओके, द स्मॉलर फोटोग्राफ्स मेजर 10 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर. इसकी हाइट इंटू लेंथ हम लोगों के पास गिवन है कि जो स्मॉलर फोटोग्राफ है हम लोगों के पास 10 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर की यानी एरिया गिवन है पूरा फोटोग्राफ का. एंड द लार्जेस्ट फोटोग्राफ मेजर 15 सेंटीमीटर बाय 21 सेंटीमीटर. जो लार्जेस्ट फोटोग्राफ है उसका हम लोगों के पास एरिया गिवन है 15 इंटू 21 का. ओके, द हाइट ऑफ अ ट्री गिवन इन द लार्जर फोटोग्राफ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों पिक्चर्स है ना, उनमें किसकी जो दोनों फोटोग्राफ है उसमें किसकी पिक्चर है? ट्री की. ओके, ट्री की पिक्चर है उन दोनों फोटोग्राफ में. कहा जा रहा है द हाइट ऑफ द ट्री गिवन इन द लार्जर फोटोग्राफ इज 12 सेंटीमीटर. यानी लार्जर फोटोग्राफ में ना हमारे पास, इसको यूँ कंसीडर कर लें. देखिए, एक फोटोग्राफ आपके पास हो गई ये लार्जर वन. ओके, और एक फोटोग्राफ हो गई हम लोगों के पास ये वाली स्मॉलर वन. अब हाइट ऑफ द जो ट्री है ना, जो हाइट ऑफ द ट्री है वो लार्जर फोटोग्राफ में हम लोगों के पास कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर. यानी हाइट ऑफ द ट्री हम लोगों के पास लार्जर फोटोग्राफ में हो गई 12 सेंटीमीटर. ठीक है, और उसके बाद कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द सेम ट्री इन द स्मॉलर फोटोग्राफ. ऑब्वियसली अगर फोटोग्राफ हम लोगों के पास स्मॉलर है तो ट्री की हाइट भी क्या हो जाएगी? स्मॉलर हो जाएगी. हमें यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री मालूम करनी है स्मॉलर फोटोग्राफ में. इज दैट क्लियर? अब आप देखिए, मैं सबसे पहले इसी डायग्राम के ऊपर बता देती हूँ कि देखिए आपके पास जो लार्जर पिक्चर गिवन थी, द पिक्चर द स्मॉलर फोटोग्राफ में जो 12 बाय 14 सेंटीमीटर जो स्मॉलर फोटोग्राफ है वो 12 बाय 14 सेंटीमीटर गिवन है. ओके, और जो लार्जर पिक्चर है वो हमारे पास 15 बाय 21 सेंटीमीटर, ये आ गया मेरे पास 15 बाय 21 सेंटीमीटर गिवन है. इज दैट क्लियर? आई होप द गिवन कंडीशन इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू कि आपके पास ये जो है पिक्चर के एरिया को गिवन किया गया है, हाइट और उसकी क्या विड्थ, जो हमारे पास हाइट और विड्थ है वो गिवन की गई है, और यहाँ पे हाइट और लेंथ. ओके, और यहाँ पे हमारे पास इसकी भी, इस फोटोग्राफ की हाइट और लेंथ गिवन की गई है, जबकि यहाँ पे इस फोटोग्राफ में ट्री की हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर. हमें यहाँ पे छोटी वाली फोटोग्राफ में ट्री की हाइट को फाइंड आउट करना है. इट्स नॉट क्लियर हाउ वी विल सॉल्व इट. देखिए, सबसे पहले आप देखिए हाइट की, हर जगह हाइट की बात हो रही है. अब आप एक बात को ईज़िली सपोज कीजिए, अगर मैं हाइट ऑफ द ट्री की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब होगा कि हाइट ऑफ द ट्री डिपेंड करेगी हाइट ऑफ द फोटोग्राफ पे. जितनी लंबी हाइट की फ़ोटोग्राफ होगी उतना ही ज़्यादा ट्री का साइज़ क्या होगा? बड़ा होगा. और जितनी ही हाइट क्या होगी? कम होगी, उतना ही ट्री का साइज़ हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? छोटा आ जाएगा. तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? द हाइट ऑफ द लार्जर पिक्चर. लार्जर पिक्चर की हाइट हम लोगों के पास क्या गिवन है? 15 सेंटीमीटर. ओके, ये आ गई हमारे पास हाइट. तो हम लिख देते हैं हाइट ऑफ द लार्जर पिक्चर इज़ 15 सेंटीमीटर. और हाइट ऑफ द स्मॉलर पिक्चर ये रही. हाइट ऑफ द स्मॉलर पिक्चर हमारे पास कितनी है? 10 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में ही गिवन है, ये देखिए 15 सेंटीमीटर लार्जर और 10 सेंटीमीटर स्मॉलर. तो हाइट ऑफ द स्मॉलर पिक्चर इज़ 10 सेंटीमीटर. ओके, अब इसके अलावा हमने लिखा हाइट ऑफ द ट्री इन लार्जर पिक्चर. लार्जर पिक्चर में जो ट्री गिवन है उसकी हाइट हमारे पास कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर. ओके, तो हाइट ऑफ द ट्री इन लार्जर पिक्चर हमारे पास कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर की. देन वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री इन स्मॉलर पिक्चर. उसको हम लोग x कंसीडर कर देते हैं. आपको पता है कि हम यूजुअली क्या करते हैं, अलजेब्रा के अंदर जो अननोन वैल्यू होती है उसको क्या कंसीडर करते हैं? x वैल्यू कंसीडर करते हैं. तो जो हमें हाइट ऑफ द ट्री स्मॉलर पिक्चर में मालूम करनी है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? x कंसीडर कर देते हैं. अब आप एक बात नोट कीजिए कि ये केस किस चीज़ का है. देखिए, मैंने यहाँ पे पिक्चर्स की हाइट लिखी और यहाँ पे ट्रीज़ की हाइट लिखी. ऐसा क्यों किया? देखिए, पिक्चर की हाइट जो लार्जर वन थी ये है लार्जर का केस. ओके, ये है स्मॉलर का केस. ठीक है, पिक्चर की हाइट जो लार्जर में है वो हमारे पास है 15 और पिक्चर की हाइट जो स्मॉलर में है वो है हमारे पास 10. सिमिलरली ट्रीज़ की हाइट जो लार्जर में है वो है हमारे पास 12 और ट्री की हाइट जो स्मॉलर में है वो है हमारे पास x. आप एक बात नोट कीजिए, पिक्चर बड़ी है, ट्री की हाइट क्या होगी? बड़ी होगी. पिक्चर छोटी हो जाएगी तो ट्री की हाइट भी हम लोगों के पास क्या हो जाएगी? स्मॉलर हो जाएगी. यानी इसका मतलब ये है एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है तो इसका मतलब है दूसरी चीज़ भी कम हो रही है. अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं.
यस वी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है। और अगर सपोज करें ऐसा होता है कि एक पिक्चर बड़ी होती है हाइट छोटी होती है, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, लेकिन ये केस नहीं गिवन। तो बेटा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो याद रखिए कि अगर मैंने इस तरह से एरो बना के आपको शो किया है तो उसको इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है। जो एरो है ना वहाँ का नंबर देखिए 15, इसको अपॉन में लिखिए 10 के, हमने लिखा 15/10 इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे देखिए 12 है और यहाँ है x, इसको भी इसी बेसिस पे उतारें जिस बेसिस पे आपने इस वाली इक्वेशन को यानी 15 और इस हाइट ऑफ पिक्चर की हाइट को उतारा। ओके, हम लिखेंगे 12/x। इज दैट क्लियर? व्हाट इज अननोन हियर? अननोन इज x अननोन है, तो x को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? ऑब्वियसली पहले आप क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों को देखें यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग रही है। ये कंडीशन है a/b इज इक्वल टू c/d। ये याद है हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा AD इज इक्वल टू BC, दैट इज नोन एज प्रॉपर्टी नंबर 1, जो कन्वर्सली वाली प्रॉपर्टी थी। मैं ये कन्वर्स वाला पार्ट आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, हमारे पास आ गया 15x इज इक्वल टू 10 × 12, और इसके बाद देखिए 15x से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन है 10 × 12 डिवाइडेड बाई 15। अब 10 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 12 120। ओके, और 120 को 15 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 120 डिवाइडेड बाय 15। इज दैट क्लियर? अब 120 को आपने 15 से डिवाइड किया, x आपके पास कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? x आ गया। इज दैट क्लियर? सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हाइट ऑफ द ट्री हमारे पास कितनी निकली? 8 सेंटीमीटर। ओके, now here students we have question number 6. The question says if the ratio A ratio B is mattered when x and y are added to its terms in order, show that x ratio y is equal to x A ratio B. Okay, x ratio y is equal to A ratio B. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, वी हैव टू प्रूव इट। ठीक है, कुछ कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन हम लोगों के पास गिवन है, हमें ये प्रूव करनी है। आसान बहुत है क्वेश्चन। देखिए कहा जा रहा है इफ़ द रेशो A रेशो B इज़ मैटर्ड, यानी अगर A रेशो B मैटर करता है उस वक्त मैटर करता है जब हमारे पास x और y उसमें ऐड हो रहा हो इन ऑर्डर। ये बात याद रखिए, इन्होंने क्या कहा गया है? ऑर्डर में ऐड हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या है? ए और ए रेशो भी उस वक्त मैटर करता है जब x और y उसके अंदर ऐड हो रहा हो, लेकिन ऑर्डर के अंदर। तो हमें शो करना है कि x रेशो y इक्वल हो a रेशो b के। देखिए सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा है। सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले बता देते हैं कि हमारे पास कंडीशन किस तरह की गिवन है। देखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द रेशियो a रेशो b इज मैटर्ड व्हेन x एंड y आर एडेड टू इट्स टर्म इन ऑर्डर, यानी ऑर्डर में x और y हमारे पास क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो देखिए a रेशो b को हम लोग अगर ऑर्डर में x और y इसके साथ ऐड करवाते हैं, ऑर्डर में करवाने का मतलब क्या है कि a के साथ x ऐड होगा, रेशो b के साथ y ऐड होगा। इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग यूँ लिखेंगे a प्लस एक्स रेशो b प्लस वाई। इज दैट क्लियर? हमने लिखा a प्लस एक्स रेशो b प्लस वाई। अब देखिए हम लोग इस रेशो को यानी फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। a अपॉन b इज इक्वल टू a प्लस एक्स अपॉन b प्लस वाई मैं लिख सकती हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, डेट इज़ प्रॉपर्टी नंबर 1 AC इज इक्वल टू बी डी, वो वाली प्रॉपर्टी लगाइए ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप बचपन से करते आ रहे हैं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, ए के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा होगा हमारे पास? बी प्लस वाई इज इक्वल टू के बाद ए प्लस एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा होगा हमारे पास? बी। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए आपने ए को बी से भी मल्टीप्लाई करना है, सिमिलरली ए को वाई से भी मल्टीप्लाई करना है। जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट ए बी, प्लस ए को वाई से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट ए वाई। ओके, आफ्टर इज इक्वल टू साइन यू विल हैव बी को ए से मल्टीप्लाई करें और बी को एक्स से मल्टीप्लाई करें। बी को आपने ए से मल्टीप्लाई किया यू विल गेट ए बी प्लस, हाँ बी ए भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक सीक्वेंस में लिख देते हैं, ए बी लिख देते हैं, प्लस 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 बी को एक्स से मल्टीप्लाई करें बी एक्स। ओके, अब आप देखिए अगर मैं इस वाले ए बी को जो कि मेरे पास राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँ तो ये माइनस की साइन के साथ आ जाएगा। वी कैन राइट इट एज ए बी माइनस ए बी प्लस ए वाई ऑलरेडी यहाँ पे है इज इक्वल टू के बाद बी एक्स। तो प्लस ए बी और माइनस ए बी एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। देन वी विल हैव ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स।
ओके। अब ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स जब हमारे पास है तो देखिए कंडीशन क्या गिवन है, एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू ए रेशो बी। तो ए न्यूमिनेटर में है, बी डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे x न्यूमिनेटर में है, y डिनोमिनेटर में है। तो देखिए आप इसको क्या कर दें, a को अपनी प्लेस पे रखें, b को ले जाके इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट कर दें, यानी ये b जो है इधर आ जाएगा और y इज इक्वल टू के बाद इधर शिफ्ट हो जाएगा। स्टार्ट क्लियर। तो हमारे पास आया a अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब इसको हम लोग अपॉन से यानी फ्रैक्शन से रेशो में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ऑब्वियसली। तो वी कैन राइट इट एज ए रेशो बी इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई, या फिर जो गिवन कंडीशन थी हमारे पास एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू ए रेशो बी, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू ए रेशो बी। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड आंसर यू कैन से हैंस proved. Is that clear? So we have done with this question by proving it. Okay, it is very easy one. Okay, now students, here we are on the next question, that is question number 7. What does this question all about? This question says that measures of the sides of a triangle are 6, 11 एंड 15 सेंटीमीटर। आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया, अगेन मेंशनिंग इट, साइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहलाती है, ये एरिया जो है, ये हिस्सा जो है, ये जो पॉइंट है, जो टिप्स हैं, ये हमारे पास कहलाती हैं वर्टिसेस, जहाँ पे दो लाइन मीट कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है, साइड। ओके, एक ट्राइंगल हम लोगों के पास गिवन है जिसकी साइड्स हमारे पास हैं 6, 11 एंड 15 सेंटीमीटर, यानी सपोज करें यहाँ 6 आ गया, यहाँ 11 है और यहाँ हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर। कहा जा रहा है यहाँ पे हमारे पास अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट हैज़ पैरामीटर इक्वल टू 160 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है इसी के जैसा मिलता जुलता है, ठीक है, उसका पैरामीटर उसका कितना गिवन है हमारे पास, उसका पैरामीटर गिवन है टोटल 160 सेंटीमीटर का। इज डैट क्लियर। 160 सेंटीमीटर का हमारे पास उसका पैरामीटर गिवन है। अब कहा जा रहा है फाइंड द मेजर ऑफ इट साइड्स। ओके, आपके पास क्या करना है, साइड्स मेजर करनी है। देखिए बेटा एक बात याद रखिए, मैं यहाँ पे आपको कंडीशन दोबारा से शो कर दूँ कि ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, उसका हम लोगों के पास साइड्स गिवन है 6, 11 एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है एक सिमिलर ट्राइंगल है, उससे मिलता जुलता ट्राइंगल है जिसका पैरामीटर हम लोगों के पास गिवन है कितना, 160। ओके, 160 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें उसकी क्या मालूम करनी है, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स साइड्स, यानी उसकी ये वाली साइड्स मालूम करनी है। इज दैट क्लियर। हमें साइड्स अननोन है, साइड्स मालूम करनी है, ठीक है। अब बेटा एक बात याद रखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों में से किसी को ये नहीं पता व्हाट इज़ पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, सम ऑफ ऑल द साइड, तो मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ नोन एज पैरामीटर। यानी अगर हम ट्राइंगल की ऑल द साइड्स यानी तीनों साइड्स को हम लोग पैरामीटर में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों साइड्स को ऐड कर रहे हैं, यानी लेट्स सपोज दिस साइड ए, दिस इज साइड बी एंड दिस इज साइड सी। तो अगर हम लोग ए, बी और सी को ऐड करें तो हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाता है, पैरामीटर फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे कितना है, 160। ओके, 160 और हमें मालूम करना है ए, बी और सी। इज दैट क्लियर। किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम सॉल्व करें, तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व होगा सपोजिशन पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है, वो भी सेम बेसिस पे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे इसको गौर से सुन लीजिए। सपोज द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी जिस ट्राइंगल की साइड हमें निकालनी है उसकी साइड को हम सपोज करते हैं 6x, ठीक है, 11x एंड 15x, यानी 6x, 11x और 15x मैंने क्या कर दिया, साइड ऑफ द ट्राइंगल को सपोज कर दिया। इज दैट क्लियर। अब ये 6x, 11x और 15x हमें हेल्प करेगा, किसकी हेल्प करेगा, इस ट्राइंगल की साइड को फाइंड आउट करने में। ओके, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, हम लोग ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि भाई हमसे एक वर्ड यूज़ किया गया है, अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट। यानी जो पहले वाले ट्राइंगल की बात हो रही थी ना बेटा, वो ट्राइंगल यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। इज दैट क्लियर। इसी वजह से हम उसकी साइड को 6x, 11x और 15x रिस्पेक्टिवली कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा द पैरामीटर इफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर। पैरामीटर हमारे पास क्या है, गिवन है ट्राइंगल का 160 सेंटीमीटर का। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए हम लोगों को एक बात पता है कि पैरामीटर का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया, P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और अगर साइड्स मालूम करनी है तो P को इज इक्वल टू इस तरफ और इस साइड्स को इस तरफ कर दें, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा P। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है।
ए की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने 6x, बी की जगह पे 11x और सी की जगह पे 15x इज इक्वल टू के बाद हमारे पास आ गया 160 सेंटीमीटर। अब इन तीनों जो हमारे पास साइड्स हैं इनको ऐड कर दें, 6 + 11 एंड +15 वी विल गेट 32x। ओके, नाउ फाइंड दिस x को मालूम कीजिए। x को आपने कैसे मालूम किया, 32x से क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के बाद जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखिए आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 160 डिवाइडेड बाय 32। नाउ यू कैन कैंसिल दिस टू टर्म्स, 160 को 32 से डिवाइड कीजिए, x की वैल्यू क्या आई 5 सेंटीमीटर। बट इट इज़ नॉट योर आंसर, हमने x मालूम किया है, अभी आंसर आपके पास क्या है, लेफ्ट ओवर है, आंसर आपको फाइंड आउट करना है। आंसर किस तरह से मालूम किया जा सकता है, आप देखिए कि आपके पास x क्या आया, x आया आपके पास 5 सेंटीमीटर का। हमें एक बात पता थी कि हमने सपोज किया था पहली साइड को 6x के इक्वल, तो अब इस x को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यानी जो x की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए 6 से, तो हमारे पास फर्स्ट साइड आ जाएगी। कैसे, 6 को आपने मल्टीप्लाई किया 5 से, यू विल गेट 30 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपके पास जो सेकेंड साइड है 11, उसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए x से। अब x क्या है हम लोगों के पास 5, तो x को यानी 11 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 5 से, तो वी विल गेट 55 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 15 को जो थर्ड साइड है उसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए x से, यानी x हमारे पास क्या है 5, तो 15 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया, वी विल गेट 75 सेंटीमीटर। ओके, तो बताइए आपके पास रिक्वायर्ड साइड्स आपके पास क्या आ गई, द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल आर 30 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये तीनों साइड्स हम लोगों के पास जो सेकेंड ट्राइंगल का था उसकी आ गई। इज दैट क्लियर? नाउ थिंक दैट हाउ वी कैन सिंप्लीफाई वेरीफाई दिस क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई किस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इट इज़ वेरी इजी टू वेरीफाई दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपके पास ना यहाँ पे देखिए पैरामीटर गिवन है, हमें पता है पैरामीटर हमारे पास कितना गिवन है 160। पैरामीटर का फॉर्मूला है a + b + c। पैरामीटर हमारे पास गिवन है 160। अब 160 को a की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, कितनी आई थी? a की वैल्यू आई थी आपके पास 30, b की वैल्यू आई थी आपके पास कितनी 55। ओके, b की वैल्यू आई थी आपके पास 55 प्लस c की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, c की वैल्यू आपके पास आई थी 75। तो अब आप क्या कीजिए 30 + 55 + 75 कीजिए, अगर 160 इज इक्वल टू 160 आ जाए, देखिए मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, अगर 160 इज इक्वल टू 160 आ जाए, इसका मतलब क्या था कि आपने बिल्कुल सही साइड्स निकाली हैं। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप जो क्वेश्चन खुद करेंगे आप उसमें वेरीफाई करके भी चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या फिर आपका आंसर गलत है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हेयर आई हैव योर होम असाइनमेंट। Students, here I have your home assignment. What is it? Do solve question number 8 and copy down all the solved question from this lecture. Students, this is enough for today. Take care of yourself. Allah Hafiz.